Hello दोस्तों, welcome to the Agri Researchers. तो hope you guys all have seen my previous video where I talked about the history of genetics. तो उसमें हम लोगों ने बहुत सारे एस्पेक्ट के बारे में बात किया था, जैसे कि सेल थ्योरी और डिफरेंट साइंटिस्ट जो आए थे उनके बारे में। तो इसी कड़ी में हम लोग आगे चलेंगे। आज सेकेंड पार्ट में भी हम लोग हिस्ट्री को लेके ही चलते हैं। हिस्ट्री का पार्ट थोड़ा सा ज़्यादा है और आपको मगअप करना पड़ेगा इसको। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इवोल्यूशन थ्योरीज़ के बारे में। तो आप लोगों ने ये इमेजिन किया होगा कि कैसे पहले लाइफ जनरेट हुआ और किस तरह से नॉन लिविंग बींग से या फिर लिविंग बींग्स कैसे जनरेट हुई और सबसे पहले लिविंग बींग कैसे ओरिजिन हुआ, इस बात पे हम लोग हमेशा सोचते रहते हैं। तो इसी कड़ी में बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, पहले उतना नॉलेज था नहीं उनके पास, तो वो लोग स्टेटमेंट वगैरह देते थे कि कैसे कौन से ऑर्गेनिज्म पहले आए, फिर कैसे आए और कैसे पहली लाइफ जो है वो इवॉल्व हुई होगी। तो इसमें सबसे पहले इवोल्यूशन थ्योरीज में आती है द थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन। तो इसमें एक साइंटिस्ट आए थे अरिस्टोटल। उन्होंने कहा था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइजेज फ्रॉम द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये स्टेटमेंट आप लोग को देख के कैसा लगता है कि कैसे किसी भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिविंग ऑर्गेनिज्म की अराइज हुआ है। तो वो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो सकता है? कोई भी डेड एंड डिकेइंग मैटर हो सकता है जिसके द्वारा ये आपका नॉन लिविंग मैटर से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुई हो। तो ये पहला थ्योरी दिया गया था अरिस्टोटल के द्वारा। तो इसको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इस पे कॉन्ट्राडिक्ट किया, जैसे कि उसके बाद रेड्डी एंड स्प्लेंजनी नाम के साइंटिस्ट आए थे। रेड्डी एंड स्पेलिंग आप लोग देख लीजिएगा एक बार। रेड्डी एंड स्प्लेंजनी नाम के साइंटिस्ट आए थे। इन्होंने ट्राई करा था कि प्रूव करे कि ये थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन गलत है, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाए थे, एविडेंस नहीं दे पाए थे, लेकिन इन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की थी। उसके कुछ समय बाद दो और साइंटिस्ट आए थे, लुईस पास्चर एंड टिंडल। ये वही लुईस पास्चर है जिन्होंने पास्चराइजेशन थ्योरी दिया था। उसके बाद वो एक और साइंटिस्ट थे टिंडल। इन्होंने ये प्रूव किया था कि नॉन लिविंग थिंग से लिविंग थिंग्स की जनरेशन नहीं हुई है, किसी भी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ऐसे वगैरह वगैरह इनसे हुई है। जैसे कि इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक इन्होंने क्या किया था कि एक स्मॉल फ्लास्क लिया था जिसके वाइड ओपन माउथ था, नैरो ओपन माउथ था, जिसमें कि उन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिक मैटर लिया और उसको हीटअप किया। और उसमें क्या किया कि इन्होंने जो माउथ पे होते हैं ना, वहाँ पे कॉटन का प्लग लगा दिया। इसके कारण क्या होता है कि एयर तो अंदर जा रही थी, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रिवेंट हो रही थी कि वो अंदर नहीं जा पा रही थी। तो बहुत समय बाद तक उसमें देखा गया ना कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसमें नहीं मिला और वो जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर था वो भी ख़राब नहीं हुआ था और वो इसको रिकवर कर पाए बहुत दिनों के बाद भी। तो इससे हमें पता चलता है कि जो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन था वो रॉन्ग प्रूफ होता है। और उन दोनों साइंटिस्ट ने ही, लुईस पास्चर एंड टिंडल ने, ये हमें बताया कि ये रॉन्ग थ्योरी है। दोस्तों, तो हम लोग आगे चलते हैं इवोल्यूशन थ्योरीज़ में। तो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसमें क्या हुआ था ना कि 1673 में डी ग्राफ नाम के एक साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने हमें बताया था टीनी वेसिकल्स इन ओवरी आर एग्स। तो यही साइंटिस्ट है जिनके नाम पे ग्राफियन फॉलिकल हम लोग बोलते हैं, जिसमें ये इन्होंने ये बताया था कि टीनी वेसिकल्स जो होते हैं ओवरी में वो एग्स होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूजन में। उसके बाद 1785 में स्प्लांजानी ने हमें बताया था स्पर्म इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेनी। तो इन्होंने यही बताया कि स्पर्म जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेनी के लिए। उसके बाद आता है 1875, हार्टविग नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। उन्होंने हमें समझाया था फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग न्यूक्लियाई इन्होंने सबसे पहले देखा था, वो भी सी अर्चिन में। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको हमेशा याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। कौन से ऑर्गेनिज्म में देखा था? तो सी अर्चिन में फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग के बारे में इन्होंने बताया था। उसके बाद आता है 1717, थॉमस फेयरचाइल्ड। इसके बारे में आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, थॉमस फेयरचाइल्ड। इन्होंने ही फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड इन प्लांट्स के बारे में बताया था, जो कि था
फर्स्ट आर्टिफिशियल हाइब्रिड इन प्लांट्स था, जिसको हम लोग फेयरचाइल्ड म्यूल के नाम से भी जानते हैं। और ये क्रॉस किसके बीच में था, तो स्वीट विलियम इनटू कार्नेशन, इन दोनों प्लांट्स के बीच में फर्स्ट हम लोग को आर्टिफिशियल हाइब्रिड मिला था, जो कि थॉमस फेयरचाइल्ड ने दिया था 1717 में। इसको हम लोग फेयरचाइल्ड म्यूल के भी बोलते हैं। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखेंगे। उसके बाद ईयर आता है 1823। एमिसी नाम के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें बताया था एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब्स इन ओवरी। तो कैसे पोलन ट्यूब ओवरी के अंदर जाती है, उसके बाद पोलेंस उसमें जाते हैं, ये सारी जानकारी हम लोगों को अमीसी ने ही पहली बार दिया था। और एक और साइंटिस्ट थे ग्रू नाम के, जिन्होंने हमें स्टेमेंस इन फ्लावर के बारे में बताया था। तो गाइज हम लोगों ने इवोल्यूशन थ्योरीज में पहले बात की थी। फर्स्ट सेकंड स्पॉन्टेनियस जनरेशन पहला था, सेकंड था एनिमल्स एंड प्लांट्स के डिफरेंट साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या बताया। उसके बाद हम लोग देखते हैं प्री फॉर्मेशन थ्योरी। तो एक साइंटिस्ट आए थे अरिस्टोटल, इन्होंने हमें बताया था प्रोजेनी डिराइव बाय सीमेन और स्पर्म एंड द फीमेल गैमीट जो होती है ओनली प्रोवाइड न्यूट्रिशन। दिस थ्योरी टेल्स बाय द अरिस्टोटल दैट प्रोजेनी जो होती है जो डिराइव होती है सीमेन और स्पर्म से, और जो फीमेल गैमीट जो होती है वो बस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। और इसके जो भी सपोर्टर्स थे उसको हम लोग एनिमल क्यूलिस्ट बोलते थे। तो ये जो थ्योरी दिया था अरिस्टोटल ने, उसको सारे तो मानते नहीं थे, लेकिन जो भी इनके सपोर्टर्स थे उनको हम लोग एनिमल क्यूलिस्ट बोलते हैं। और वो समझते थे कि जो प्रोजेनी होती है वो सिर्फ सीमेन से डिराइव होती है, सिर्फ सीमेन से ओरिजिनेट होती है, और जो फीमेल पार्ट होती है, जो फीमेल गैमीट होती है, वो बस न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे हार्वी, इन्होंने बिल्कुल उल्टा बताया इसके बारे में। उन्होंने बताया जो प्रोजेनी जो होती है वो डिराइव होती है एग्स से, और जो सीमेन होती है मेल जो गैमेट होती है वो बस आपको एक स्टिमुलेटरी इफेक्ट प्रोवाइड करती है। ये कहना था हार्वी का। और इनके जो सपोर्टर्स थे उनको हम लोग ओविस्ट के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने बताया कि जैसे प्रोजेनी जो डिराइव होती है वो एग सेल से होती है, और उसमें जो मेल गैमेट का उतना बड़ा रोल नहीं होता है, वो बस आपको स्टिमुलेटरी इफेक्ट प्रोवाइड करती है। तो इन दोनों को मिलाकर अगर हम देखें तो बात ये है कि एज टू बोथ ग्रुप्स ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे कि एक मिनिएचर ह्यूमन होता है, प्रेजेंट होता है एग और स्पर्म में, जो कि बाद में चल के एक पूरा पिग ह्यूमन बनाती है। उसको हम लोग साथ में अगर बोलना चाहें तो ह्यूमन कुलस का नाम देते हैं। तो इस थ्योरी में यही था, लेकिन ये थ्योरी बहुत ज़्यादा दिन तक चली नहीं थी और ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई थी, बिकॉज ऐसा कोई प्रूफ नहीं दे पाए थे। बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने माइक्रोस्कोप से स्टडी करा और देखा स्पर्म सेल्स और एग सेल में, तो उन्हें ऐसा कोई ह्यूमन नहीं दिखाई दिया जो मिनिएचर साइज़ में हो और बाद में जाकर वो बिग साइज़ में डेवलप हो जाए। तो ये थ्योरी रिजेक्ट कर दी गई थी बाद में। ओके गाइज, देन इवोल्यूशन थ्योरीज में ही फोर्थ थ्योरी जो थी वो एपिजेनेसिस की थी, जिसे कि वुल्फ द्वारा दिया गया था। इन्होंने बताया था कि जो ऑर्गन एंड टिश्यूज़ जो डेवलप होते हैं वो डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से होते हैं, स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि जाइगोट बनती है, सेल बनती है, टिश्यूज़ बनती है, फिर ऑर्गन बनती है। तो ऐसे ऐसे करके हमारी सेल से जाके फिर ऑर्गन सिस्टम तक डेवलप होती है। ये चीज़ आपको वुल्फ ने बताया था, लेकिन उन्होंने बताया था कि ये जो डिफरेंशिएशन की प्रोसेस होती है वो हमेशा नहीं होती है, हमेशा नए सेल से फिर दूसरे पुरानी सेल्स नहीं होते हैं, नए सेल से ही फिर से नए सेल्स ओरिजिनेट होते हैं। ये चीज़ हमें वुल्फ ने बताया था। लेकिन उनके एक और सक्सेसर थे, जैसे बोल सकते हैं वॉन बेयर, इन्होंने हमें बताया जो डेवलपमेंट होती है वो सीक्वेंशियल मॉडिफिकेशन होती है एम्ब्रायोनिक टिश्यूज़ की, और वो डी नोवो नहीं होती है। जो ओरिजिनेट जो नई हमेशा नहीं बनती है, जो पुरानी एग्जिस्टिंग सेल्स है उससे ही नई सेल्स हमेशा बनती है। तो ये चीज़ हमें बताया गया था वॉन बेयर के बारे में। और ये थ्योरी जो है ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड
एक्सेप्ट हुई थी। उसके बाद हम लोग अगर बात करें इवोल्यूशन थ्योरीज़ में, तो एक और थ्योरी आती है क्योंकि आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ के आए होंगे और हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। लैमार्क की थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ये लैमार्क के द्वारा दिया गया था। तो आप लोगों ने 12th में ही पढ़ा ही होगा कैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया था जिराफ का, ये वो यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन, और उससे आपका एक्वायर्ड थ्योरी ऑफ कैरेक्टर उसमें बताया गया था लैमार्क के द्वारा। तो ये आप लोग पढ़ के ही आए हैं, तो इसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आपको पता ही है कि एक्वायर्ड कैरेक्टर की थ्योरी क्या थी, लैमार्क ने जो दिया था। 12th में अच्छे से पढ़ाया जाता है आप लोगों को। देन वी टॉक अबाउट नेक्स्ट थ्योरी, दैट इज़ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी, जो कि आप लोगों को पता ही है डार्विन ने दी थी। बहुत ही सब इनका नाम जानते हैं, आप लोग क्लास 12th में ही पढ़ के आए हैं कि उन्होंने ऑर्गेनिक इवोल्यूशन की थ्योरी दी थी थ्रू नेचुरल सिलेक्शन। और इन्होंने बहुत सारी बातें बताई थी जो कि आप पहले से पढ़ चुके हैं। नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन्होंने ही बताया था, जो कि बहुत ही एक स्टेटमेंट बन गया था। और उन्होंने एक बुक लिखी थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ इन 1869 में। तो आपने वो लैमार्क और डार्विन, इन दोनों को तो आप लोग पहले से ही पढ़ के आए हैं 12th में, तो इसमें हम डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लेकिन इसमें डार्विन की बात हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने एक और थ्योरी दी थी, क्योंकि बोलते हैं पैनजेनेसिस थ्योरी। तो इस थ्योरी में इन्होंने क्या बताया था? इस थ्योरी में इन्होंने बताया था जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में, वो एक प्रोड्यूस करते हैं स्मॉल आइडेंटिकल कॉपी ऑफ इटसेल्फ, यानी कि सब एक स्मॉल आइडेंटिकल कॉपी अपना जनरेट करते हैं, और वो गोनैड्स में होते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट के ड्यूरिंग जितने भी गोनैड्स होते हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, उनमें जाके फिर वहाँ पे वो डेवलप होते हैं। तो इसको हम लोग जिम्यूल्स और पेनजिन बोलते हैं। इसी को जो आइडेंटिकल कॉपी जो होती है उनको हम लोग जिम्यूल्स या फिर पेनजिन के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने बताया कि जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो उनके पहले से ही छोटी छोटी जो आइडेंटिकल कॉपीज़ होती है वो प्रेजेंट होती है, और फिर बाद में जब भी डेवलपमेंट स्टेज आती है जाइगोट से, फिर टिश्यू, सेल टिश्यू, फिर ऑर्गन बनती है, फिर उनमें जाके ये गोनैड्स के थ्रू चली जाती है, और फिर वहाँ पे जाके वो फिर डेवलप होती है। तो ये चीज़ पैनजेनेसिस थ्योरी डार्विन ने दिया था, जो कि बाद में उनके ही एक कज़न ब्रदर थे फ्रांसिस गैल्टन, जिन्होंने इसको डिस्प्रूव करने की कोशिश की थी और उन्होंने चैलेंज किया था इस थ्योरी की, लेकिन वो ऐसा कुछ एविडेंस नहीं दे पाए कि ये थ्योरी गलत है। लेकिन फिर उसके बाद एक और साइंटिस्ट आता है, वीज़मैन। तो वीज़मैन जो थे वो बहुत ही एक्सीलेंट, बोल सकते बहुत ही इंटेलिजेंट थे। तो उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था माइस के ऊपर। माउस जो नॉर्मल हमारे घर में होती है उस पर उनका एक्सपेरिमेंट ये था ना कि उन्होंने क्या किया, जो माउस के जो टेल्स होते हैं उसको कट कर दिया, और फिर उसका वो क्रॉसिंग कराते हैं, फिर नेक्स्ट जनरेशन में देखते हैं कि वो टेल्स आई या फिर वो नहीं आई। तो जैसे कि एक्वायर्ड कैरेक्टर में बताते हैं कि जैसे किसी ने अगर बॉडी बनाई है तो वो उसके पेरेंट्स से वो बच्चे में भी चली जाएगी और बच्चे के भी बॉडी बन जाएगी। लेकिन ऐसा एक्वायर्ड कैरेक्टर में हम लोगों ने देखा था। लेकिन वीज़मैन को ऐसा कुछ मिलता नहीं है। वो जैसे कि माइस का टेल्स काट देते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं आना चाहिए, लेकिन उन्होंने पाया कि नेक्स्ट जनरेशन में तो टेल्स आ रही हैं। तो उन्होंने ऐसा सक्सेसिवली 22 टाइम्स किया, 22 जनरेशन तक। ये आप लोग याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 22 जनरेशन तक उन्होंने माउस के टेल्स को काटे। लेकिन किसी भी जनरेशन में उनको ऐसा नहीं मिला कि किसी की दूसरे माइस की टेल्स नहीं आई हो, सबकी टेल्स आ रही थी। तो इससे इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया पैनजेनेसिस की थ्योरी को एंड थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर को भी। तो इनका ये ब्रिलियंट आइडिया था जिससे इन्होंने डिस्प्रूव कर दिया,
और ये थ्योरी पेंजेनेसिस और एक्वायर्ड कैरेक्टरी रिजेक्ट होगी। नेक्स्ट थ्योरी को देखेंगे जो कि है जर्मप्लाज्म थ्योरी, जो कि वीजमैन द्वारा दिया गया था। तो इस थ्योरी के मदद से ही उन्होंने पेंजेनेसिस और एक्वायर्ड कैरेक्टर को डिस्प्रूव किया था। तो उन्होंने इसमें क्या बताया था कि जो बॉडी होती है ऑर्गेनिज्म की, वो 2 टिश्यूज़ के मिल से बनती है। एक है सोमेटोप्लाज्म एंड जर्मप्लाज्म। तो आप लोग नाम से ही समझ रहे होंगे सोमेटोप्लाज्म, क्योंकि बॉडी की स्ट्रक्चर वगैरह बनाने में हेल्प करती है, और जो जर्मप्लाज्म होती है वो आपको रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ वगैरह बनाने में हेल्प करती है। तो सोमेटोप्लाज्म एंड जर्मप्लाज्म, तो इन दोनों के स्ट्रक्चर में एज सच कोई उतना डिफरेंस नहीं होता है, बस इनके फंक्शन में ये डिफरेंस होता है कि ये जितने भी जर्मिनल थिंग्स होते हैं जैसे कि स्पर्म वगैरह, एग्स वगैरह, ये बनाने में हेल्प करती है जर्मप्लाज्म, और सोमेटोप्लाज्म जो होती है बॉडी के स्ट्रक्चर ऑर्गन वगैरह बनाने में हेल्प करती है। तो ये थ्योरी दिया गया था वीजमैन के द्वारा, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे। उसके बाद आते हैं कैसल एंड फिलिप्स इन 1909। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कोट कलर ऑफ जिनी पिग्स, और उस एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्होंने बताया था कि जो कैरेक्टर्स होते हैं जो कि सोमेटोप्लाज्म से डिराइव होते हैं वो इनहेरिट नहीं करते हैं, कि मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाते हैं। इनहेरिटेड मतलब कि जो पेरेंट्स से आपको ऑफस्प्रिंग में देखने को मिले। तो इन्होंने बताया था जो कि सोमेटोप्लाज्म से जो भी टिश्यूज़ वगैरह डिराइव होते हैं वो नेक्स्ट अपने प्रोजेनी को नहीं देते हैं, वो उसी प्रोजेनी में रह जाते हैं। जो भी जर्मप्लाज्म का जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं वही आपको नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं और आपको देखने को मिलता है। तो इस सेशन में इतना ही। होप यू गाइज लाइक द वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल बी आंसरिंग दोज। देन हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स बिकॉज दे ऑल्सो गेट बेनिफिटेड फ्रॉम अस। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।